गांव के आखिरी छोर पर एक टूटे हुए झोंपड़े में रहने वाला, दिन भर मिट्टी में खपने वाला रामू एक ऐसा किसान था जिसकी आंखों में थकावट तो थी, लेकिन शिकायत कभी नहीं दिखती थी। कभी वक्त था जब उसका खेत लहलहाता था, लेकिन अब बस रह गई थी चुप्पियां और सूखी जमीन। उसकी माँ बीते 3 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। दवा लाने के पैसे नहीं, बस नीम की पत्तियों से पट्टियां बांधता था और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से दुआ करता था। अब तो कुछ कर दो प्रभु, कब तक परीक्षा लोगे? रामू का बेटा छोटू, उम्र करीब 12 साल, कमाल की बुद्धि वाला, टूटी स्लेट पर भी ऐसे सवाल हल करता था कि गांव का मास्टर दंग रह जाए। और एक बेटी थी चंपा, उम्र लगभग 20 साल, पर शादी के रिश्ते आते ही लौट जाते। कहते जमीन कहाँ है, दहेज कहाँ है। रामू के ऊपर गांव के साहूकार का कर्ज था, हर साल ब्याज चढ़ता जाता और साहूकार के बेटे की नजर रामू की बेटी पर पड़ती जाती। रामू ईमानदार था, इतना कि गांव के मंदिर की चंदा पेटी उसे ही सौंपी जाती थी। धार्मिक था, सुबह का काम खेत में हल और रात का काम भगवान से मन की हलचल। लेकिन रामू टूटा हुआ था, उसकी आत्मा पर एक पुराना जख्म था। एक वक्त था जब उसी खेत को लेकर उसके सगे भाई ने उसे धोखा दिया था। जमीन के कागज में हेराफेरी करके सब कुछ हथिया लिया और रामू ने कभी कोर्ट नहीं किया, बस चुप रहा, क्योंकि उसे परिवार चाहिए था, लड़ाई नहीं। अब रामू के पास जो बचा था वो था थोड़ी सी बंजर जमीन, एक बीमार माँ और एक उम्मीद जो हर सुबह उसके हल के साथ खेत की मिट्टी में उतरती थी। धूल भरी गलियां, कच्चे रास्ते और खपरेल की छतों से झांकती गरीबी, ये था धूल गांव। नाम जितना साधारण, हालात उससे कहीं ज्यादा कड़वे। पिछले 3 साल से बारिश सिर्फ बादलों के वादों में ही थी। तालाब सूख चुका था, कुएं की कोख बांझ हो चुकी थी और खेतों की मिट्टी अब रोटी नहीं, बस उम्मीदें निगलती थी। गांव के लोग खाली पेट सिर्फ 2 चीजें बांटते थे, कहानियां और कर्ज। बेरोजगारी इतनी कि जवान लड़के दोपहर में भी पीपल के नीचे ताश खेलते और बूढ़े लोग शाम तक पंचायत में एक दूसरे की समस्याओं पर सिर हिलाते। गांव का सरपंच भैरों लाल, नाम बड़ा और काम उससे भी बड़ा मक्कार, पिछले चुनाव में वादा किया था हर खेत में पानी, हर घर में चूल्हा जलता मिलेगा। पर अब हर खेत सूखा और हर चूल्हा बुझा था। जलता था तो बस भैरों का झूठ। सरपंच के साथ था गांव का जमींदार चेतराम, जो कर्ज देकर लोगों की जमीन हड़पता था। चेतराम के आदमी मोटे, मूंछ वाले, बंदूक की नोक पर बात करने वाले, गांव के बाहर पक्के मकान में रहते थे, जबकि गांव वाले फूस की झोपड़ियों में। रामू इन दोनों से टकराना नहीं चाहता था, लेकिन वो उनकी नजरों में हमेशा खटकता था, क्योंकि रामू चुप रहकर भी ईमानदार था। जब कोई कहता सरपंच का राशन गायब हो गया तो रामू पूछ बैठता कहाँ गया। जब जमींदार खेत कब्जा करता तो रामू दूसरों की मदद कराता। इसलिए भैरों और चेतराम दोनों उसे नापसंद करते थे। कई बार रामू के खेत में रात को जानबूझकर पानी छोड़ दिया गया, कभी हल जला दिया गया, पर रामू कहता मिट्टी मेरी माँ है और माँ के साथ धोखा नहीं करते। गांव में कुछ लोग रामू को मानते थे, बच्चे उसके खेत में आकर खेलते थे और बूढ़े उससे दवा की पोटली मांगने आते। लेकिन बहुत लोग डरते थे भैरों और चेतराम से, इसलिए रामू के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचते। गांव में एक और चेहरा था, नथु, एक चालाक ठग जो बाहर से आया था और खुद को तांत्रिक बताता था। वो लोगों को जड़ी बूटियों से अमीर बनने के सपने दिखाता और उनके गहने लेकर चुपचाप गायब हो जाता। वह अक्सर रामू के खेत के पास मंडराता था, कहता तेरी किस्मत में कुछ है रामू, कोई घड़ा हुआ राज है वहाँ। रामू हंसकर टाल देता, उसे क्या पता था वही जमीन जल्द ही उसकी किस्मत लिखने वाली थी। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में वो अजीब सी नमी जो अक्सर कोई बदलाव लेकर आती है। रामू सुबह जल्दी खेत पर निकल पड़ा। मिट्टी बेजान थी, पर वो उसे तोड़ने की कोशिश में जुटा था। शायद कुछ बीज इस बार जमीन को मना ही लें। उसके हाथ में पुराना हल था, लकड़ी की मूठ टूटी हुई लेकिन भरोसे वाली। रामू ने जैसे ही पहला चक्कर पूरा किया, हल का अगला सिरा अचानक किसी चीज से टकराया। ठक, वो ठिठक गया। दूसरा वार किया, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार हल थोड़ा उछलकर एक तरफ गया, जैसे किसी ठोस चीज से टकराकर फिसला हो। रामू ने झुककर मिट्टी हटाना शुरू किया। हथेलियां मिट्टी से सनती गईं, पसीना माथे से गालों तक बहने लगा और तभी उंगलियां एक ठंडी गोल सतह से टकराईं। ये क्या है? धीरे धीरे एक अर्ध गोलाकार आकार बाहर आया। मिट्टी और पत्तियों को झाड़कर जब रामू ने उसे पूरी तरह उजागर किया तो सामने था एक पुराना भारी मटका। पर यह कोई आम मटका नहीं था। उसकी सतह पर काले रंग के रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे, कुछ वैदिक प्रतीकों जैसे, कुछ जैसे कोई अनजानी भाषा। उसकी गर्दन पर 3 तालों की श्रृंखला थी, तांबे की कुंडियां जिन पर समय की जंग साफ दिखती थी। रामू के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने मटके को हिलाया, हल्की सी खनखनाहट हुई, जैसे अंदर कुछ ठोस, भारी और कीमती बंद हो।
उसने पास पड़ी लोहे की छड़ से मिट्टी खटखटाकर मटका निकालने की कोशिश की और एक पल को ऐसा लगा जैसे जमीन खुद थम गई हो। पंछियों की चहचहाहट बंद, हवा जैसे रुक गई हो और आसमान में कहीं एक काली बदली आकर मंडराने लगी। रामू ने मटका बाहर निकाला, उसकी आंखें फैलती चली गईं। इतना भारी कि दोनों हाथों से उठाना मुश्किल। उसने उसे उठा तो लिया, लेकिन मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या यह कोई श्राप है, खजाना, कोई राज या कोई जाल? मटका उसके झोले में तो नहीं आया, पर अब उसकी किस्मत उसी के भीतर बंद थी। रात हो चुकी थी। रामू ने मटके को अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने भूसे के ढेर में छुपा दिया था। उसके चारों ओर की दीवारें कच्ची थीं, लेकिन उस मटके के कारण पहली बार उसे घर की हर ईंट किले जैसी मजबूत लगी। वो चूल्हे के पास बैठा था, पर निगाहें वहां नहीं थीं। वो बार बार पीछे झांक रहा था, भूसे की ओर। मन के भीतर आवाजें चल रही थीं। ये सब तेरा है, तूने मेहनत से पाया है, रख ले। पर ये तो पूरी गांव की जमीन है, शायद सबका हक हो इस पर। खुद से जूझता रामू। आखिर कितनी बार उसने ये सोचा था, काश बेटा स्कूल से लौटते वक्त फीस की चिंता ना करता, काश माँ की दवा वक्त पर मिलती, काश बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कर पाता। अब वो काश उसकी मुट्ठी में बंद था, पर मुट्ठी खोली तो पूरा गांव उसकी ओर देखेगा। उसने सपने देखने शुरू किए, पक्का घर जिसमें बारिश नहीं टपकती, नई बैलगाड़ी या शायद ट्रैक्टर, बेटे का शहर के स्कूल में दाखिला और माँ एक अच्छे अस्पताल में इलाज। पर उसी पल एक आवाज, अगर भैरों लाल को पता चल गया तो चेतराम मटका छीनेगा, शायद पुलिस भी आ जाए, कहीं ये खजाना शापित तो नहीं। रामू के दिल में डर ने अपने पंख फैला लिए। रात भर नींद नहीं आई। हर पत्ता गिरने की आवाज, हर कुत्ते की भौंक उसे चौंका देती। सुबह जब सूरज निकला, रामू की आंखें लाल थीं, पर चेहरा गंभीर था, जैसे कोई फैसला लिया गया हो। उसने चुपचाप मटके के पास जाकर उसे देखा। उस पर आज भी वही रहस्यमयी लिपि चमक रही थी, जैसे कोई सवाल पूछ रही हो, क्या तू सिर्फ दे पाने के लिए जीता है या बांटने के लिए? रामू ने सोच तो लिया था कि खजाना किसी को नहीं बताएगा, लेकिन गांव की मिट्टी में राज कभी दबी नहीं रहती, खासकर जब वो सोने से चमक रहा हो। उस दिन दोपहर में उसका पड़ोसी झब्बर खेत से लौटते वक्त रामू को भूसे के ढेर में कुछ दबाते देख चुका था। किसान और भूसा, इतनी चौकसी, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने चुपचाप गांव में फुसफुसाहट फैला दी। शाम तक ये फुसफुसाहट कानाफूसी बन गई और अगले दिन तक गांव के चाय वाले की दुकान पर चर्चा छिड़ गई। कहाँ जा रहा है, रामू को खजाना मिला है। सरपंच भैरों लाल, जिसकी नजर पहले से ही रामू की जमीन पर थी, तुरंत हरकत में आया। वो सीधा पहुंचा रामू के घर। सुना है खेत में कोई पुराना सामान मिला है, सरकार की संपत्ति है, वो बता दे वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। रामू चुप रहा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन होंठ सिले रहे। उसी रात किसी ने पीछे से झोपड़ी के भूसे में आग लगाने की कोशिश की। रामू समय रहते जाग गया, लेकिन अब साफ था कोई पीछे पड़ा है। तीसरे दिन गांव में पुलिस जीप आई। सब इंस्पेक्टर लाठौर, जो अक्सर सरपंच के इशारे पर चलता था, ने रामू को पूछताछ के लिए चौकी ले जाने की धमकी दी। पुरातत्व विभाग को बताना पड़ेगा, मटका अगर ऐतिहासिक है तो तुमने उसे छुपाया कैसे? और फिर आया मीडिया, कैमरा, माइक और बड़ी बड़ी बातें। गरीब किसान को मिला खजाना। क्या ये भारत का अगला मान सिंह का खजाना है? किसान की किस्मत या कोई पुराना शाप? आखिर क्या है मटके के अंदर? रामू की झोपड़ी अब तमाशा बन चुकी थी। पड़ोसी जो कल तक नमक मांगने आते थे, अब दीवार के पीछे से ताक रहे थे, आंखों में लालच, शक और जिज्ञासा। और फिर एक रात कोई मटका चुराने घुस आया। किसी की परछाई दीवार पर, एक हल्की सी आवाज, लकड़ी चटकने की। रामू ने फावड़ा उठाया और झपट पड़ा, लेकिन जो भागा वो सिर्फ कोई चोर नहीं था, वो था रामू का सबसे पुराना दोस्त भोला। जब भोला चोरी करता पकड़ा गया, रामू का भरोसा टूट गया, लेकिन उस रात की घटना ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। अब उसे मटके का सच जानना ही था। रामू ने पिछवाड़े से मटका निकाला। जैसे जैसे उसने उस पर लगी मिट्टी हटाई, वैसे वैसे उस पर उभरे रहस्यमयी चिन्ह और एक तांबे की पट्टी दिखाई देने लगी। पट्टी पर कुछ उकेरा था, पुरानी ब्राह्मी लिपि जैसी, जिसे रामू नहीं पढ़ सका। रामू, जो कभी स्कूल नहीं गया, अब उस मटके को लेकर पहुंचा गांव के पुराने मंदिर में, जहां एक वृद्ध पंडित दीनानाथ शास्त्री तपस्यारत रहते थे। शास्त्री जी ने पट्टी को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। रामू, तूने जो पाया है वो कोई आम खजाना नहीं है। ये है राजा अनंत राय की अंतिम भेंट। वो राजा जिसने अपना सारा सोना युद्ध रोकने के लिए धरती में गाड़ दिया था। रामू चौंका। कौन राजा? अनंत राय, 500 साल पहले इस इलाके का धर्मनिष्ठ सम्राट। उसने जब देखा कि युद्ध से जनता मर रही है, उसने सारा खजाना छुपा दिया और एक शर्त रखी, जो भी इस मटके को पाए वो इसे सिर्फ तब खोले जब उसका हृदय त्याग और धर्म से भरा हो।
शास्त्री जी ने पट्टी की आखिरी पंक्तियां पढ़ी। स्वर्ण मेरा नहीं, उनका है जो भूखे हैं। धन मेरा नहीं, उसका है जो धर्म का मार्ग चुने। रामू की आंखें भर आईं। वो मटका अब सोने का नहीं लग रहा था, वो अब एक जिम्मेदारी बन चुका था। पर पंडित जी ने एक और बात कही, रामू, अगर कोई स्वार्थी हाथ इस खजाने को खोलेगा तो उसका नाश निश्चित है। ये खजाना सिर्फ धर्म सेवी को स्वीकारेगा, अन्यथा शाप देगा। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं भोला, उसे याद आया, भोला उसी रात बीमार पड़ गया था। गांव में लोग कहने लगे उसे कोई बुरा साया लग गया है। गांव का माहौल अब उबल रहा था। भोला की बीमारी को लोग श्राप मान चुके थे। सरपंच ने पुलिस और मीडिया के सामने खुलेआम कहा, रामू ने खजाना छुपाया है, ये देशद्रोह है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मार दिया, लेकिन मटका नहीं मिला, क्योंकि रामू उसे लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा था। पंडित शास्त्री के कहे अनुसार खजाने को वहीं सौंपने जहां उसका सच्चा स्थान था। लेकिन रास्ते में सरपंच और उसके गुंडे पीछा करते हुए पहुंच गए। उनकी आंखों में लालच था और हाथों में लाठी डंडे। मटका हमें दे दो रामू, तुझे कुछ नहीं होगा। रामू ने पीछे देखा। सामने अब सिर्फ एक पहाड़ी गुफा थी, जिसे पंडित जी ने राजा अनंत राय की समाधि बताया था। वो दौड़ा, पीछे से एक पत्थर आकर उसके सिर पर लगा। वो लड़खड़ाया, फिर भी मटका को सीने से लगाए भागता रहा। गुफा के भीतर जैसे ही उसने मटका रखा, एक हल्की ध्वनि गूंजी, मंत्रों सी, शांति से भरी। गुफा की दीवार पर प्रकाश की लकीरें उभरी, जैसे खुद प्रकृति ने रामू के निर्णय को स्वीकारा हो। तभी सरपंच भीतर घुसा। रामू हट जा। जैसे ही उसने मटका छूने की कोशिश की, गुफा की जमीन कांपी। एक चमकदार आभा से उसे पीछे धकेल दिया गया। शक्ति ने चुनाव कर लिया था। रामू घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, त्याग की विजय के थे। कुछ दिन बाद गांव में रामू को एक पत्र मिला सरकार की ओर से। आपके द्वारा दिया गया खजाना अब गांव के स्कूल, अस्पताल और कुओं में लगेगा। आपको धर्म प्रहरी किसान सम्मान दिया जा रहा है। भोला अब ठीक था। सरपंच को रिश्वत मामले में सस्पेंड कर दिया गया था। रामू अब भी अपनी जमीन जोतता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब सिर्फ धूल नहीं, धर्म और संतोष की चमक भी है। हर कोई राजा नहीं होता, लेकिन जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए वही सच्चा शासक होता है, अपने कर्म भूमि का। कभी कभी असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, इंसान के भीतर छुपा होता है। उसकी सच्चाई, उसका त्याग और उसका विवेक। रामू ने हमें सिखाया कि दौलत से बड़ी दौलत है ईमानदारी और जमीर की शांति। जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दे वही असली नायक होता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी किसी रामू को देखा या जिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अच्छाई की ये चिंगारी और लोगों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।